फर्स्ट रूल हमने ये देखा था कि द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज गिव द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज, किसी दो रेखाओं का, कम से कम दो रेखाओं का प्रतिच्छेद होना ज़रूरी है, दो रेज का, दो किरणों का प्रतिच्छेद होना ज़रूरी है किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन के लिए। इमेज फॉर्मेशन होगा तभी उसका हम किसी ऑब्जेक्ट का इमेज को हम वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। इट गिव्स द पोजीशन ऑफ द इमेज, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर हमको प्राप्त करना है, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है इन्फिनिटी में और ऐसे रेज आ रही है यहाँ मिरर से टकराने के बाद कहीं से उसको वापस आना चाहिए, कहीं से टकराना चाहिए। सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस में भी जो रेज जा रही होंगी वो आपस में यहाँ टकरा रही होंगी, या ऐसे रेज कोई गया वो जाके फिर से फोकस होकर गया तो यहाँ पर टकराया। तो कम से कम एटलीस्ट दो रेज का इंटरसेक्शन जरूरी है। द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू रेज आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। हम वही रूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि इमेज का फॉर्मेशन के लिए किस में, स्फेरिकल मिरर में, गोलीय दर्पण में जो इमेज बनता है, गोलीय दर्पण में अलग अलग पोजीशन में रखने पर ऑब्जेक्ट को अलग अलग इमेज बनता है। तो उन इमेज का प्रॉपर्टीज़, नेचर क्या है, पोजीशन क्या है और उसका साइज़ क्या है, उस चीज़ को हम लोग को समझने के लिए पहले जो रूल्स है, इमेज फॉर्मेशन का जो रूल्स होता है उस रूल्स को हम लोग को समझना ज़रूरी है। तो पहला रूल तो हम ये बताएं कि एटलीस्ट कम से कम दो इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज गिव द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना। इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू रेज आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज, है ना। सेकेंड रूल कहता है, सेकेंड रूल हमने बताया था कल भी कुछ डिस्कशन किया था, जो रूल नंबर टू है। क्या कहता है, जो रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आए, है ना, रेज विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज मान लो ये हम कॉनकेव मिरर के केस में ये प्लेन इस तरह से मिरर बनाओगे, यहाँ से सेकेंड प्रोसेस में से हम लोग इसको शेडेड पोर्शन करेंगे, यहाँ पर पोल हो गया, है ना। ऐसे रेज आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये अगेन एक रे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब रे जो है आपस यहाँ पर स्ट्राइक की, मिरर पे स्ट्राइक करेगा, वहाँ से टकराएगा और टकराने के बाद क्या होगा, ये टकराने के बाद ये फोकस होकर गुजरेगा। अगेन ये भी रेज क्या होंगी, इस तरह से फोकस होकर गुजरेंगी। यहाँ पर हम लोग को इस तरह से एरो दिखा देना है और ये हो गया तुम्हारा फोकस, ये हमारा क्या हो गया, फोकस, ठीक है ना। तो कोई भी रेज, द रेज विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक्स टू द मिरर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल कम थ्रू द फोकस। प्रिंसिपल फोकस कहते हैं या फिर फोकस हम कहते हैं, ठीक है। तो ये फोकस समझना होगा कि कोई भी रेज जो कॉनकेव मिरर में कोई भी रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आए, कोई भी रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल कम्स बैक या रिटर्न बैक थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। ये भी बताया था लास्ट क्लास में कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकस के डबल डिस्टेंस में होता है, यानी जितना फोकस का पोल और फोकस के बीच में डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा। ये हमारा रूल नंबर 2 है। अच्छा, ये हो गया सपोज मान एक जो केस हो गया, ये कॉनकेव के केस में हो गया, अवतल दर्पण के केस में हो गया। अगर हम इसको उत्तल दर्पण के केस में करें तो, अगर हम इसको कॉन्वेक्स मिरर के केस में करें तब क्या होगा, ये कॉन्वेक्स मिरर है हमारा, सपोज ये कॉन्वेक्स मिरर MN है। यहाँ से अगेन हम इसको प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं ऐसे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है हमारा, ये क्या है, पोल है। रेज हमेशा याद रखोगे, रूल नंबर 2 दूसरा बात ये याद रखोगे हमेशा कि मिरर में जनरली अभी हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखेंगे। ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्या हो रहा है, मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे, इस बात को याद रखोगे। तो यहाँ से देखो फिर यहाँ भी वही क्यों करेंगे, क्योंकि रूल होता है, दोनों में सिमिलर केस ले रहे हैं हम लोग। क्या ले रहे हैं, रूल नंबर 2 में क्या ले रहे हैं कि जो रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं, जो प्रधान अक्ष के समानांतर जो किरणें आ रही हैं, वो आपस रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर से होकर जा रही है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, यहाँ पर भी सेम उसी तरह से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो रेज लिए, ये रिफ्लेक्शन के बाद, ये रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ से टकराने के उपरांत तो वो क्या लग रहा है, यहाँ फोकस जो है, ये फोकस जो है यहाँ पर उत्तल दर्पण का जो फोकस होगा वो राइट साइड में होगा। तो ये क्या होंगी, यहाँ से ऐसे होके यहाँ टकरा जाती हैं। कहाँ पर टकराती हैं, फोकस में नहीं। राइट साइड किससे पार होके कैसे जाएगा, रेज मिरर है ना, तो राइट साइड पार होके नहीं जा सकता है। ये रेज क्या होंगी, ये प्रिंसिपल फोकस के अनुदिश ये इस दिशा में वापस जाएंगे, रिफ्लेक्ट करके वापस जाएगी। तो इसको बनाने के लिए पर्पस ये था कि इसको अगर यहाँ से हम देखें तो हमको ये लगना चाहिए कि ये रेज जो है फोकस होके आ रही है एक्चुअली में, लेकिन ये क्या फोकस से आ रही है, नहीं। ये डॉटेड लाइन दिखा रहा है कि ये जो है ना, ये आभासी किरणें हैं, ये आभासी रेज, उसके लाइन का तुम्हारा लाइन का एनिमेशन दिखा रहा है कि वो उधर से आ रही है, लेकिन ये डॉटेड लाइन बता रहा है कि ये रियल में नहीं है, ये वर्चुअल है। एक्चुअली में क्या हो रहा है, रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई, दर्पण से टकराया और दर्पण से टकराने के बाद ये अपसारी हो रही है, मतलब डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, डाइवर्ज बोलते हैं इसको, फैल जाना, डाइवर्ज हो जाना, फैल जाना,
है ना। तो यहाँ से रेज क्या हो रही हैं, आपस में फैल जा रही हैं। इसमें क्या हो रही है रेज, इसमें रेज कन्वर्ज हो रही है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वर्ज होना। इसमें रेज जो है ना कन्वर्ज हो रहा है और इसमें रेज डाइवर्ज हो रहा है। आया बात समझ में। तो इसको कन्वर्ज और डाइवर्ज से भी हम लोग जानते हैं, कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर भी जानते हैं हम लोग। कन्वर्ज का मतलब एक जगह सिकुड़ जाना, एक जगह इकट्ठा हो जाना, और डाइवर्ज का मतलब होता है एक जगह से फैल जाना। तो ये डाइवर्ज रेज ऑफ जो यहाँ पर रेज हैं, रेज ऑफ लाइट हैं, यहाँ पर टकराने के बाद क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, फैल रही हैं, है ना। तो हम रूल नंबर 2 में जो देखें कि आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पर क्या हो रही है, दोनों रेज प्रिंसिपल फोकस होकर गुजर रही हैं, और यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस से होते हुए गुजरते हुए प्रतीत हो रहा है ना। अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस, अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, ऐसा लग रहा है, ऐसा सीम्स टू अपीयर, ऐसा मालूम चल रहा है कि फोकस से गुजर रही है, लेकिन फोकस से होकर नहीं, बल्कि ये फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है, इसमें एक्चुअली में ये फोकस में नहीं मिलती है। ठीक है, रूल नंबर 2 है ये हमारा, ये रूल नंबर 2 है। अब रूल नंबर 3 में हम देखते हैं रूल नंबर 3 क्या कहता है। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है कि अगर कोई रेज इस तरह से मिरर से टकराती हैं, या फिर से हम लोग एक मिरर बनाते हैं, कॉनकेव मिरर, ये एम एन हो गया द्वारा किसका, जिसको हम बोलते हैं अपर्चर, दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा पोल। यहाँ से मान लेते हैं ये फोकस है इसका और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मान लो कि कोई रेज आया और फोकस से होके गुजरा, द रेज पास थ्रू द फोकस एंड स्ट्राइक्स टू द मिरर। ऐसे सपोज कोई रे आया, फोकस से होके गुजर रहा है ना, एक एंगल बनाते हुए फोकस से गुजर रहा है, और फोकस से गुजरने के बाद ये स्ट्राइक्स टू द मिरर, मिरर को टकराया, और मिरर से टकराने के बाद क्या हो रहा है, मिरर से जब भी कोई रेज फोकस होकर पास करेगा, मिरर से टकराएगा, और मिरर से टकराने के उपरांत हमेशा क्या होगा, पैरेलल वापस जाएगा, इट रिटर्न्स बैक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। है बात समझ में। द रेज विच इज पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जस्ट अपोजिट इसका। इसमें पैरेलल जा रहा था, टकराने के बाद रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, फोकस होके जा रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें फोकस होके पहले गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गया। समझ में आ रहा है, जस्ट अपोजिट है, वाइस वर्सा। तो उसी तरह का बात यहाँ पे चल रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखोगे। द रेज, तो इसमें लिखे थे क्या कुछ, रूल नंबर 2 में कुछ लिखवाए थे क्या, तो रूल नंबर 3 में भी लिख लोगे। रूल नंबर 3 में क्या लिख लोगे, द रेज पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन it will return parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रहा हमारे पास। इसमें क्या हुआ, ये हमारा क्या चीज़ हो गया, ऐसे रेज ऑफ लाइट ऐसे गई, ऐसे टकराने के बाद, सॉरी उधर से आ रहा था ना, ऐसा आया और ऐसे टकराने के बाद पैरेलल हो गया। ये हो गया कॉनकेव मिरर के केस में। सिमिलरली क्या होगा कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स में भी ऐसे रेज है, मान लो ये मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है MN, और यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हम पोल मान लिए। हमको यहाँ क्या करना है, देखो ये फोकस जानते हो तुम, कॉन्वेक्स में फोकस होता है राइट साइड में, मिरर के राइट साइड में फोकस होता है, ठीक है ना। अरे फोकस कहाँ बनेगा, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, हम बताए थे क्यों राइट साइड में होता है, क्योंकि गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर इज़ अ पार्ट ऑफ स्फेयर, है ना, स्फेयर का पार्ट है ना। तो स्फेयर का पार्ट है भैया, तो उसका वक्रता केंद्र किधर होगा, उसका सेंटर कहाँ पे होगा, इधर कर्व होगा, उधर की ओर सेंटर होगा ना। तो इसका सेंटर इधर की ओर होगा, इसका कर्व इधर है तो इधर की कर्व होगा, जाहिर सी बात है सेंटर उधर होगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर होगा तो फोकस भी उधर ही होगा, आधा डिस्टेंस में, है ना। इसीलिए इसका फोकस क्या होता है, राइट साइड में होता है, इसका फोकस लेफ्ट साइड में होता है। तो ये फोकस जो है इसका फोकस जो है राइट साइड में हुआ, तो यहाँ अगर फोकस है तो यहाँ पर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि द रेज विच इज पासिंग थ्रू द फोकस। अब ये रियल में पासिंग थ्रू द फोकस तो होगा नहीं, ऐसा हम बना सकते हैं कि फोकस से होके जा रही, लग रहा है कि फोकस में ही टकराएगी, ऐसा लग रहा है कि फोकस से ही मान लेते हैं। एक रेज ऐसा बनाए हम, सपोज एक ऐसा रे हम बना रहे हैं, ऐसा ये रेज जो है तुम्हारा क्या हो रहा है, ये रेज जो है ऐसा लग रहा है जैसे ये फोकस में डायरेक्ट जाके टकरा रही है ना। ऐसा लग रहा है कि ये रेज जो है आपस सीधे जाके फोकस में टकरा रही है, ठीक है ना, नहीं लग रहा है ना, ये रेज सीधे जाके फोकस के अलॉन्ग जा रहा है, फोकस से टकरा रही है। तो टकराने के बाद नियम तो रूल तो वही कहता है,
या तो मिलेगा या तो पास करेगा या पास करता हुआ प्रतीत होगा, सिम्स टू अपीयर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर प्रिंसिपल फोकस के से अगर प्रिंसिपल फोकस के अलॉन्ग अगर पास कर रही है तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। बात समझ में है कि नहीं? सेम वही कांड होगा रूल वही है। प्रिंसिपल एक्सिस ये है तो प्रिंसिपल एक्सिस कैसे जाएगा, इसे टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, रूल वही है, ठीक है ना। ये हमारा इस तरीके से होगा, ये कॉनकेव मिरर के केस में, ये कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ठीक। रूल नंबर 3 लिखो, इसको राइट डाउन। लाइट तो हालत ख़राब करके रखा है। चलो देखते हैं रूल नंबर 4 क्या है। रूल नंबर 4 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, है ना। सारे रूल्स को देखेंगे पहले, फिर हम लोग रे डायग्राम्स पे चलेंगे अलग अलग पोजीशन पे। जब जब ऑब्जेक्ट के अलग अलग पोजीशन के अकॉर्डिंग हम लोग नेचर, पोजीशन और साइज तीनों का अध्ययन करेंगे अलग अलग, दोनों स्फेरिकल मिरर्स में, कॉनकेव मिरर्स एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर, दोनों ही मिरर के अलग अलग पोजीशन में कैसा इमेज बनता है, इमेज फॉर्मेशन का नेचर, पोजीशन और साइज, तीनों चीज़ों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो देखें हम लोग इसमें क्या है। रूल 4 कहता है कि रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिफ्लेक्ट बैक थ्रू द सेम पाथ। अगर कोई रेज किसी भी गोलीय दर्पण में, किसी भी स्फेरिकल मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग अगर पास हो रही है, सपोज मान लो ये हमारा क्या है, गोलीय दर्पण है, कौन सा, कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है तो अगर यहाँ से क्या हो रहा है कि अगर ये हमारा फोकस है, सपोज ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। अगर कोई रेज अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर पास हो, सपोज ऐसे पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग पास हो, अगर कोई रेज क्या कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अगर कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग पास हो, नहीं दिख रहा है, अच्छा ठीक है, उसको ऊपर करते हैं, कोई बात नहीं दिख रहा है तो उसका भी सॉल्यूशन है, इसको इरेज कर देते हैं। कि अगर रूल नंबर 4 कहता है कि अगर कोई रे, ये है हमारा कॉनकेव मिरर, इसका एपर्चर डाल देते हैं हम लोग mn, ये हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, यहाँ डाल देते हैं फोकस, इसके डबल डिस्टेंस में सेंटर ऑफ कर्वेचर, सारा चीज़ जो है ना बढ़िया से बनाना है। फिर क्या करना है हम लोग को, इस रूल में पढ़ना है, देखना है कि जो रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरती हैं और मिरर से टकराती हैं, अगर कोई रेज हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पास हो रही हैं और कहाँ पे, मिरर से टकराती हैं, कॉनकेव मिरर से,
तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किधर से होके जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जिधर से टकराई है बाबू उधर से ही वापस जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, इस बात को याद रखोगे कि कोई भी मिरर, कोई भी स्फेरिकल मिरर में अगर रेज ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से अगर कोई वक्रता केंद्र से होते हुए अगर कोई रेज जा रही हैं और मिरर से टकरा रही हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल कम थ्रू द सेम पाथ। वो क्या होंगी, वो वापस जब आएंगी तो सेम उसी पाथ पे वापस आएंगी, रिटर्न बैक होंगी जिस पाथ पे वो गई थी, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू अगर कोई भी रेज जाता है तो उसी पाथ पे वापस आएगा, उसी रास्ते में वापस आएगा। ये हो गया कॉन्केव मिरर के केस में। कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी वही काम होगा, रूल तो रूल होता है। अब इसमें एक्चुअली में होता है, इसमें क्या होगा, इसमें एक्चुअली में नहीं होगा, इसमें वर्चुअली होगा। एक्चुअली नहीं होके वर्चुअली होगा। ये सपोज ये शेडेड कर दिया हमने, कॉन्वेक्स मिरर है ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सपोज फोकस है, इसके डबल डिस्टेंस में सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लेते हैं इसके कोई रेज जो हैं इसके अलोंग आ रही हैं या आती हुई प्रतीत हो रही हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग आ रही है, देख रहे हो यहाँ पर उसी के डायरेक्शन में आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में आ रही है। यहाँ पर जो रेज है ये क्या हो रही है, उसी के सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में आ रही है ना। यहाँ पर रियली में आके टकरा रही है और वापस उसी रास्ते पे जा रही है। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रेज ऑफ लाइट कम थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, थ्रू द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द सेम पाथ। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये भी अपने ही पाथ पे वापस लौट जाएगा, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग कोई भी रेज ऑफ लाइट अगर स्फेरिकल मिरर में टकराती है या तो टकराने के बाद वो सेम उसी रास्ते पे वापस आ जाती है, उसी रास्ते पे वापस चली जाती है ना। ठीक है, इसको नोट करो। देन हम लोग रूल नंबर 5 पढ़ेंगे। रूल नंबर 5, कुछ बोल रहे हो, नहीं? हो गया कंप्लीट। चलो एक और रूल बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 कहता है कि अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स अ पॉइंट P मींस पोल इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली। अगर ऑब्लिकली कोई पोल पर टकराती है कोई रेज तो रिटर्न भी ऑब्लिकली होगी। वाई फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वो वापस रिटर्न होगी, या उसका रिफ्लेक्शन जो होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए। क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है भाई, हम बताए हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, परावर्तन के नियम क्या है, ठीक है ना। क्या होता है परावर्तन के नियम, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला रूल यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है ना। यही पढ़े ना हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। क्या पढ़ें कि अगर कोई मिरर है, सपोज ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, अगर कोई रेज इस तरह से आई ऑब्लिकली टकराई मिरर से, मिरर के जिस पॉइंट पे टकराई, अगर कोई रेज मिरर के जिस पॉइंट पे टकराती है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये रेज जो आ रही हैं और टकरा रही हैं, इस रेज को बोलते हैं इंसिडेंट रेज। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल बनाते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल बनाते हैं, नॉर्मल टू द मिरर। ये नॉर्मल किसका, नॉर्मल मतलब सामान्य नहीं, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। ये नॉर्मल है मतलब परपेंडिकुलर, मतलब लंब, हिंदी में बोलते हैं उसको लंब, अभिलंब। तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल किससे है, इस मिरर से नॉर्मल है, मिरर के नॉर्मल है। अब जितना एंगल, ये इंसिडेंट रे हुआ, ये इंसिडेंट रे हुआ गया और ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है ये एंगल आई होता है। तो ये एंगल आई बनाते हुए ये इस मिरर से टकराई, तो ये जो वापस आएगी आई के बराबर ही एक एंगल बनाते हुए वापस जाएगी, जिसका नाम है आर, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसीलिए बोला गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पहला रूल है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का ये पहला रूल है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल किससे है, नॉर्मल किस पर है, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मिरर के साथ नॉर्मल है, कहाँ पर है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रेज, ऑल थ्री लाई ऑन द सेम प्लेन।
तीनों के तीनों एक ही प्लेन में हैं, एक ही प्लेन में हैं, इसलिए हम बोर्ड में छाप पा रहे हैं। अगर एक ही प्लेन में नहीं होता, अगर एक ही प्लेन में नहीं होता, तीनों अलग अलग प्लेन में होता, सब तीनों अलग अलग प्लेन का मतलब क्या है कि अगर ये मिरर इस तरीके से, सपोज ये मिरर है, ये मान लो मिरर है, ये हमारा इस तरह से मिरर है, रे ऐसे आई, इंसिडेंट रे सपोज ऐसे आया, यहाँ पर इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, यहाँ पर हम नॉर्मल बनाए, है ना, और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रहा है ऐसे, तो यहाँ पर सेम एंगल हो सकता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो सकता है यहाँ पर सेम एंगल, लेकिन तीनों जरूरी नहीं है कि सेम प्लेन पे। तो लॉज क्या कहता है, लॉज कहता है कि तीनों के तीनों सेम प्लेन में होना चाहिए, मतलब इस तरीके से अलग अलग प्लेन में नहीं होना चाहिए। ऑल लाइन द सेम प्लेन मतलब ये तीनों जो होगा एक स्ट्रेट में होगा, मतलब तीनों के तीनों अगर किसी एक प्लेन अगर हम बना दे, एक प्लेन अगर उस इस एक प्लेन के अकॉर्डिंग बनाएं तो तीनों एक प्लेन में आ जाएंगे, तीनों एक ही सरफेस में आएंगे। है बात समझ में, ये कहने हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, तीनों एक ही प्लेन में होगा, दैट इज इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रेज ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन, तीनों के तीनों सेम प्लेन में होना चाहिए। ये हमारा क्या कहता है, ये हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किस पे लागू होता है, ऑल टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर एज वेल एज स्फेरिकल मिरर, सभी मिरर पे लॉज रिफ्लेक्शन लागू होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वही चीज़ बात को, ये प्लेन मिरर के बाद समझा रहे थे हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो यहाँ पर कहता क्या है, कहता है कि अगर कोई रे इंसिडेंट हो रही है ऑब्लिकली, तिरछी, ऑब्लिकली मैंने तिरछा, ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स अ पॉइंट पी, सपोज, फिर हम लोग देखेंगे दोनों मिरर के केस में, एक कॉनकेव मिरर है जिसका एपर्चर mn है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, कोई रेज कह रहा है, कोई रेज ऑब्लिकली मान लो इंसिडेंट हो रहा है, ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रहा है, कहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, पोल पर, सीधा डायरेक्टली प्रिंसिपल एक्सिस के पोल पर इंसिडेंट हो रहा है। इस तरीके से बाय मेकिंग अ एंगल आई, मान लो एक एंगल आई बनाते हुए इंसिडेंट हो रहा है ना, या मेकिंग एन एंगल थीटा, थीटा जानते हो, पढ़ा चुके हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में, थीटा क्या है, एंगल को डिनोट करते हैं थीटा से। मान लेते हैं कोई थीटा एंगल से इंसिडेंट हो रहा है एंगल पॉइंट पी पर, तो ये जब वापस होगा ना इंसिडेंट के बाद, ये रिफ्लेक्ट होगा ना जब, तो अगेन ये एंगल यहाँ पर कितना बनाएगा, थीटा बनाते ही ये रिफ्लेक्ट होगा, थीटा बनाते हुए ये वापस जाएगा, सेम एंगल। दैट मीन्स ये हुआ कि अगर पोल पे कोई मिरर इंसिडेंट रह जाती हैं, टकराती हैं ऑब्लिकली, तो जब ये वापस जाएंगी, रिटर्न बैक जाएंगी, तो ये थीटा के बराबर ही एंगल बनाते हुए वापस जाएंगी। आया बात समझ में, मतलब द इंसिडेंट रेज द रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स अ पॉइंट पी, पी मीन्स पोल, इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली, यानी जिस तरीके से ये इंसिडेंट होगी ये उसी तरीके से रिफ्लेक्ट बैक होगी। मतलब द एंगल, ये जो इंसिडेंट रे है, जिस एंगल, जितना एंगल बनाते हुए ये टकराएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पोल से, उतने ही एंगल बनाते हुए ये वापस जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा, इसी में हम बताते हैं, दूसरा जो है हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, इसके केस में ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा पोल, ये अपर्चर हो गया mn, यहाँ से कोई रे आया, ऐसे पोल से टकराया डायरेक्टली, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पोल से सीधे स्ट्राइक मारा, और स्ट्राइक करने के बाद क्या हो गया, स्ट्राइक करा, मान लो यहाँ थीटा एंगल बनाते हुए, तो ये थीटा बनाते एंगल वापस जाएगा। इस तरीके से एरो दिखा देंगे हम लोग। अगर ये थीटा बनाते हुए ये वापस इंसिडेंट हो रहा है, तो रिफ्लेक्टेड भी क्या होगा, थीटा से ही होगा। यहाँ पर हम सपोज लो यहाँ फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ उसी तरह से फोकस है, यहाँ डबल डिस्टेंस में सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इस तरीके से हमारा रूल्स कंप्लीट हो गया, है ना। तो रूल्स हम लोग फिर से एक बार रिमाइंड करेंगे कि रूल्स हमने क्या पढ़ा। रूल्स हमने पहला रूल्स पढ़ा कि कोई भी इमेज फॉर्मेशन के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसको अगर हम रे डायग्राम में दिखाना चाहते हैं, तो पहला रूल कहता है कि एटलीस्ट टू रेज का टू रेज का तो हमारा इंटरसेक्शन जरूरी है, दो रेज का मिलना जरूरी है किसी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए। एटलीस्ट इंटरसेक्शन ऑफ टू रेज आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज, पहला रूल। दूसरा रूल कहता है कि अगर कोई रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, मिरर से टकराती है, और टकराने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से होके वापस आएगी। अगर कोई रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती हैं, दर्पण से टकराती हैं, मिरर से टकराने के उपरांत ये प्रिंसिपल फोकस से होके वापस जाएगी। दूसरा रूल, सेकंड रूल है ना। थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल कहता है अगर ये, अच्छा सेकंड में, एक अगर कॉन्केव मिरर है तो रियल में फोकस होकर जाएगी, और अगर वो कॉन्वेक्स है तो फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा, यानी सिर्फ अपीयर होगा, लगेगा कि फोकस से गुजर रहा है, लेकिन फोकस के गुजरता नहीं है, फोकस उसका राइट साइड में होता है, मिरर से उसी की दिशा में वो डाइवर्ज हो जाता है। थर्ड रूल कहता है कि उसी के अपोजिट में कि अगर कोई रेज प्रिंसिपल फोकस से होकर जा रही हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल हो जाती है, जस्ट अपोजिट, जस्ट वाइस वर्सा ऑफ रूल नंबर 2,
कि अगर कोई रेज फोकस से होकर जा रही है, यानी प्रिंसिपल फोकस होकर गुजर रही हैं, रिफ्लेक्शन के बाद मिरर से टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, प्रधान अक्ष के पैरेलल हो जाएगी। रूल नंबर 3, ठीक है। फोर्थ में हमने क्या पढ़ा? फोर्थ में हमने पढ़ा कि अगर कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग गुजरती हैं, अगर कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग जाती हैं, मिरर से टकराती हैं, तो वापस किधर से होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर ही वापस होगा। रूल नंबर 4 कंप्लीट हुआ। फिफ्थ में हमने पढ़ा कि अगर कोई रेज ऑब्लिकली टकराती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पोल से एक एंगल बनाते हुए थीटा, तो वो वापस भी जाएंगी उतना ही एंगल थीटा बनाते हुए, है ना। इफ a ray incident to the principal axis at pole by making an angle theta, it reflect back through the same angle, है ना, by making same angle, ठीक है, उतना ही एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट बैक होंगी, ठीक है। तो ये हमारा रूल्स हो गया। अब कल हम लोग रे डायग्राम्स पढ़ेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट के पोजीशन के लिए अलग अलग इमेज पढ़ेंगे, इमेज का साइज पढ़ेंगे, इमेज का पोजीशन पढ़ेंगे और इमेज का नेचर क्या होता है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।